यस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त CS गौरव माहेश्वरी कंपटीशन एक्ट 2002 के ऊपर 4th वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है उसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि तुम लोगों को कितनी चीजें याद आ पा रही है और कहां पर तुम लोगों को फिर से वर्क करने की जरूरत है। यदि मैं प्रीवियस 3 वीडियोस की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। यदि मैं सेक्शन नंबर 3 की बात करूं तो सेक्शन नंबर 3 का नेम जो होता है वो होता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जैसे ही मैं तुम लोगों के सामने जब बोल रहा हूं तो तुम लोगों को एक डेफिनेशन याद आनी चाहिए कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मीन्स दोज एग्रीमेंट विच इज हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। क्या बोलोगे बच्चों वहां पे? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मीन्स दोज एग्रीमेंट विच इज हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। अब बोले सर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या? तो मैंने तुम लोगों के सामने एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट को मेजर करने के 2 तरीके बताए थे। एक तो था वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और एक था हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो जो वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट था उस वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में मैंने बोला था कि अनलेस अदरवाइज प्रूवन, जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं बोलेंगे। बट ऑन अदर हैंड हम लोगों ने बोला था हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, वहां पर वी हैव टू प्रिज्यूम कि जब भी 2 कॉम्पिटिटर्स के बीच में कोई भी कार्टेल क्रिएशन होगा तो वहां पर हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि वहां पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 3 में ही हमने 6 टाइप्स के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में डिस्कशन किया था और तुम लोगों को याद आना चाहिए वो 6 टाइप्स के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कौन कौन से थे। सबसे पहला 5 अलग थे एंड देन एक सेपरेट था। जो 5 थे उसमें सबसे पहले था टाई इन एग्रीमेंट, काफी डिटेल में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। उसके बाद एक्सक्लूसिव सप्लाई, उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, फिर था रिफ्यूजल टू डील एंड देन था रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। फिर उसके बाद में एक जो सबसे अलग से आता था वो था आपका बिड रिगिंग या कोल्यूसिव बिडिंग। फिर इन सब चीजों के बाद में हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 4 में अल्टीमेटली हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द डोमिनेंट पोजीशन। तो हम लोग पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये था कि एमआरटीपी एक्ट में आप डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर ही नहीं सकते थे, बट कंपटीशन एक्ट में यू कैन क्रिएट डोमिनेंट पोजीशन बट यू कैन नॉट डू अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकते हो, आप उसकी अब्यूजिंग नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है? तो डोमिनेंट पोजीशन में वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स। सबसे पहला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देन उसके बाद में जो डिस्कशन होता है पॉइंट नंबर 2 कि पूरे के पूरे मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वहां पर डिराइव करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बोला था कि कब हम लोग ये मानेंगे कि किसी भी एंटरप्राइज ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का क्या किया है, मिसयूज किया है। तो हमने वहां पे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे थे। सबसे पहले एक था आपका अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट जो था प्रीडेटरी प्राइस डिटेल में डिस्कस किया था, सबसे लास्ट पार्ट था वो हमारे वीडियो का। फिर उसके बाद में हमने बोला था कि इंपोजिंग कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस इंपोज कर देते हैं जिसकी वजह से न्यू एंट्रेंस जो है वो आ नहीं पाते और एग्जिस्टिंग प्लेयर भी जो है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो मार्केट से क्या होने लग जाते हैं, बाहर होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वो 13 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था जिसमें मैंने तुम लोगों को बोला था कि कोई भी 5, 7, 8, 10 पॉइंट याद कर लेना, जितने मैक्स टू मैक्स याद हो उतने याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स आ चुका है। एंड देन इसी के साथ में हमने वहां पे सेक्शन नंबर 4 को कंप्लीट किया था। हमारे ICSI के मॉड्यूल में सेक्शन नंबर 3 एंड 4 के रिस्पेक्ट में डिटेल डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, बट यदि हम लोग प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस पैटर्न को देखें, एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस को देखें, तो वहां पे वो सारी चीजें पूछी गई है जो हमारे मॉड्यूल में नहीं दी हुई है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई हैड डन, मैंने ICAI के मॉड्यूल, ICSI के पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस को मर्ज करके तुम लोगों को एक नोट्स का PDF दिया हुआ है। उस नोट्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने वहां पर ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है और जो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में भी आपके सामने इलेबोरेट किया है। अब इस सेक्शन नंबर 5 और 6 को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा, इस लेक्चर के कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारे जो कंपटीशन एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की जो कैटेगरी है दैट इज सेक्शन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये 3, 4, 5 एंड 6 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पूरा की पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही सेक्शन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे और वहां से आपके सामने पिक्चर में आएगा कमीशन।
सर बोले कमीशन मतलब कौन सा कमीशन? कमीशन मीन्स सीसीआई, सीसीआई मीन्स कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर वहां पे हम लोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट, उनकी पावर, उनके फंक्शंस और इस एक्ट के प्रोविजंस को वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और जो इसका नॉन कंप्लायंस करता है एंटरप्राइज, उसके ऊपर कैसे पेनल्टी वगैरह इंपोज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। एंड सेक्शन नंबर 5 का जो नेम है, सेक्शन नंबर 5 का नेम है बिजनेस कॉम्बिनेशन, या इनफैक्ट यू कैन से, इन शॉर्ट यू कैन से कॉम्बिनेशन। अब बोले कॉम्बिनेशन क्या होता है? आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट माने जाते हो, और जब आप, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट माने जाते हो, उसका मतलब ये है कि यू नो वेरी वेल कि कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मर्जर, अमलगमेशन एंड टेक ओवर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों के सामने एक बेसिक डिस्कशन करता हूं। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम लोगों को ऑलरेडी ये पता है, बट फिर भी एक बार ये सारा की सारा डिस्कशन करने की मेरी बहुत इच्छा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2 कंपनी है, एक है ए लिमिटेड एंड अनदर वन इज बी लिमिटेड। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ साथ आंसर कर पाओगे कि किस सिचुएशन में क्या क्या इवेंट ऑकर्ड होते हैं। ठीक है सर, हम तैयार हैं। आप पहले हमारे सामने सिचुएशन पुट करो। ये 2 कंपनीज है, सबसे पहले ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। व्हाट हैपन इन अमलगमेशन? अमलगमेशन के केस में क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, मर्जर के केस में क्या होगा? सॉरी, नंबर 3, टेक ओवर और इक्विजिशन। ये 3 सिचुएशंस है आपके सामने, ये 3 इवेंट है आपके सामने। इन 3 इवेंट में ये जो 2 कंपनीज है ये कैसे एक्ट करेगी? ठीक है, सबसे पहले इन केस ऑफ अमलगमेशन, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, देयर आर 2 कंपनीज, दिस आर 2 कंपनीज, ये 2 कंपनीज है। इनका क्या होगा जब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी लिमिटेड का अमलगमेशन हो? सोचो सर, आपको हम बताते हैं कि जब भी किन्हीं 2 कंपनियों का अमलगमेशन होता है तो आफ्टर द अमलगमेशन एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। मैंने बोला कैसे? बोले सर ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके बनाएंगे एक नई कंपनी, दैट इज सी लिमिटेड। ये हुआ अमलगमेशन का रिजल्ट। ओके, मर्जर के केस में क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अमलगमेशन में जैसे ही ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने अमलगमेट होके बनाई एक सी लिमिटेड तो क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की आइडेंटिटी अलाइव है? नहीं सर, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, और अब जो न्यू आइडेंटिटी रहेगी वो केवल और केवल किसकी रहेगी? सी लिमिटेड की। ओके डन। मर्जर के केस में क्या होगा? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। बोले सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर्ज होके बनाएंगे ए बी लिमिटेड। ओ माय गॉड, इस केस में क्या दोनों की आइडेंटिटी स्टिल अलाइव रहेगी? यस सर, ए की आइडेंटिटी भी अलाइव रहेगी एज वेल एज बी की आइडेंटिटी भी जो है वो क्या रहेगी? यहाँ पर अलाइव रहेगी। टेक ओवर या एक्विजिशन के केस में क्या होता है? टेक ओवर या एक्विजिशन के केस में क्या होगा कि या तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने आप में एक्वायर कर लेगी, या कभी कभी रिवर्स एक्विजिशन भी होता है। रिवर्स एक्विजिशन कैसे? छोटी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी को अपने आप में क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। तो टेक ओवर के केस में या एक्विजिशन के केस में दोनों कंपनी की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, पर दोनों ही कंपनी की आइडेंटिटी भी स्टिल अलाइव नहीं रहती है। यहाँ पे जनरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को अपने अंदर एक्वायर कर लेती है, और कभी कभी रिवर्स एक्विजिशन भी होता है जहां पर छोटी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी को क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। तो इस केस में क्या होगा? अभी हम लोग जनरलिटी पे बात करते हैं कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, और इन केस ऑफ एक्विजिशन केवल और केवल एक ही कंपनी बचेगी जिसका नाम क्या रहेगा? ए लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड के अंदर ए लिमिटेड ने किसको अक्वायर कर लिया है? किसका टेक ओवर कर लिया है? बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड की आइडेंटिटी खत्म और ए लिमिटेड स्टिल अलाइव। ठीक है, मेरा ये जो बताने का पर्पस था ना, इस पर्पस के पीछे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जब जो भी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हुए, लाइक अमलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, टेक ओवर हुआ, जो भी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बने, अमलगमेशन, मर्जर और टेक ओवर के, क्या डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही? चलो इसको भी टेस्ट करते हैं। इन केस ऑफ अमलगमेशन,
दो कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, क्या इन्होंने दोनों की आइडेंटिटी खत्म करके एक नई कंपनी अमलगमेट करी, सी लिमिटेड? क्या सी लिमिटेड की मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। मर्जर के केस में दो कॉम्पिटिटर्स थे, पहले कस्टमर इन दोनों के पास डाइवर्सिफाइड था, दोनों के पास बटा हुआ था, अब दोनों मिलकर ही एक हो गए हैं, तो क्या इन दोनों की मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट होगी? बिल्कुल होगी सर। एंड थर्ड केस, टेक ओवर की बात कर रहा है, एक्विजिशन की बात कर रहा है। पहले मार्केट में दो कॉम्पिटिटर थे, बड़े वाले कॉम्पिटिटर ने अपने से छोटे वाले कॉम्पिटिटर का क्या कर लिया, यहां पर टेक ओवर या एक्विजिशन कर लिया है। तो क्या इस केस में फिर से जिसने अक्वायर किया है उस सामने वाली एंटरप्राइजेस या कंपनी का, क्या उसकी डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट? बिल्कुल होती है सर। मैं तुम लोगों के सामने सेक्शन नंबर 5 में एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं, एंड इट इज अबाउट व्हाट? कॉम्बिनेशन। कि क्या ऐसे कॉम्बिनेशन करने से जो डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हो रही है, क्या सीसीआई इसको परमिट करेगा या नहीं? ये है सेक्शन नंबर 5 का एक बेसिक डिस्कशन, कि जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि काफी सारे लोग जो होते हैं, दो कभी कभी सुनने में आता है कि दो कंपनीज के बीच में क्या हो गया, बोले अमलगमेशन हो रहा है। दो कंपनियों का क्या हो रहा है, बोले मर्जर हो रहा है। दो कंपनीज का क्या हो रहा है, बोले एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया या उसका टेक ओवर कर लिया। तुम रियल लाइफ में ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, ज्यादा दूर तुम लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों ने बेसिक जब डिस्कशन किया था, तो मैंने वहां पे तुम लोगों के सामने एक एग्जांपल दिया था कि सन फार्मा ने रेनबेक्सी का एक्विजिशन कर लिया था। तो जब सन फार्मा ने रेनबेक्सी का एक्विजिशन किया था, उसको खरीद लिया था, तो पहले मार्केट में दो कॉम्पिटिटर्स थे, उन दो कॉम्पिटिटर्स में बड़े वाले ने छोटे वाले को क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। तो क्या मार्केट में ऑटोमेटिकली सन फार्मा की डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हुई थी या नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी सर। जैसे ही सन फार्मा की डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हुई थी ना, तो जो भी इनके और दूसरे छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स थे, वो कॉम्पिटिटर्स कमीशन के पास गए, और कमीशन के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि साहब ये गलत बात है, अब यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों का बिजनेस जो है, हम लोगों का धंधा जो है, उस पर बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। कमीशन ने बोला सन फार्मा को कि देख भाई सन फार्मा, मैं तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन जो है ये अप्रूव तो कर रहा हूं, लेकिन कुछ कंडीशन इंपोज कर रहा हूं, और कंडीशन ये है कि अगले 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल तक, वॉट एवर भी, जितना कमीशन बोले उतना समय तक तुम कोई नेक्स्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो, तुम कोई नेक्स्ट अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन जो है वो सेक्शन नंबर 5 में परमिसिएबल है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है यदि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होता है, हाँ एक नई बात बोल रहा हूं मैं इस डिस्कशन में, यदि कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन करने से पहले यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ सीसीआई, और सीसीआई आपको परमिशन ग्रांट करने से पहले कुछ कंडीशंस इंपोज कर देगा। यदि उस कंडीशन से आप सेटिस्फाइड हो, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन हो। बट आई एम सेइंग अबाउट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा। तो सर वो लिमिट क्या है, वो लिमिट मैं तुम लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। अभी यदि लिमिट से कम है, तो तुम लोगों को फिर कमीशन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और कमीशन ने ऐसा बोल रखा है कि जो भी छोटे मोटे टाइप के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं उससे कभी भी डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट नहीं होगी, तो उस चीज के लिए तुम लोगों को हमारे पास में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इस टाइप के कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल्स लूं, तो मैं तुम लोगों के सामने डिस्कस कर चुका था, यदि तुमको याद हो, सबसे फर्स्ट लेक्चर में डीएलएफ के कुछ थिएटर्स थे, कुछ मल्टीप्लेक्सेस थे, जो कि पीवीआर ने क्या किए थे, अक्वायर किए थे। और जब पीवीआर ने अक्वायर किए थे, तो जो रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग कमीशन के पास गए थे, और कमीशन ने पीवीआर को बोला कि मैं तुम लोगों का ये मर्जर तो अप्रूव कर रहा हूं, लेकिन अगले 5 सालों तक तुम किसी भी दूसरे मल्टीप्लेक्स का या सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस वालों का एक्विजिशन या कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से, अल्टीमेटली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम लोगों को, सेक्शन नंबर 5 जो है वो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। सेक्शन नंबर 5 में यही बोला है कि यदि एक पर्टिकुलर लिमिट से कम का कॉम्बिनेशन है ना, तो तुम कॉम्बिनेशन फ्रीली बना सकते हो, वहां पे कमीशन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मार्केट में कभी भी डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन यदि आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो जहां पे एक बड़ा एंटरप्राइज दूसरे बड़े एंटरप्राइज के साथ में या तो मर्जर कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, या अमलगमेशन कर रहा है, तो फिर उस केस में डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट होती है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मार्केट को अफेक्ट करती है। तो इसी के लिए कंपटीशन कमीशन ने बोला है कि सेक्शन नंबर 5 में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने से पहले जो कि लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम सीसीआई, और सीसीआई परमिशन देगा, और जो कंडीशन इंपोज करेगा उस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को ना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 5 जो है वो पूरा की पूरा इससे रिलेटेड डिस्कशन करता है। अब सेक्शन नंबर 5 में
जो लिमिट है वो लिमिट मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कशन करता हूं। पहले हम लोग उस लिमिट को ना केवल और केवल ध्यान से देखेंगे, उसको रीड करेंगे, एंड रीड करने के बाद मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कि इस लिमिट का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या इंप्लीकेशंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं नोट्स पे, और नोट्स पे आने के साथ सेक्शन नंबर 5, एंड यस सेक्शन नंबर 5, और सेक्शन नंबर 5 में यदि आप लोग देखोगे तो इसका नेम देख सकते हो आप, इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन। किसके बारे में बात करता है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन। और यहां पे इन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज कॉम्बिनेशन। और यहां पे इन्होंने कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया है, देखिए साहब ध्यान से। कॉम्बिनेशन में बोले वन और मोर इंटरप्राइजेस, या तो मर्जर कर रहा है, या अमलगमेशन कर रहा है, या कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइजेस इज रिगार्डेड एज कॉम्बिनेशन। मतलब वही सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, उसके थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तुम लोगों के सामने यहाँ पे ना एक चार्ट बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इनफैक्ट आई कैन से कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ठीक है, और हम लोग इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहले इस चार्ट को हम लोग रीड करेंगे, और रीड करने के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक लिमिट याद करवाऊंगा केवल और केवल, और उस एक लिमिट से पूरा की पूरा ये चार्ट आपको लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा। आपको इस चार्ट को एज इट इज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस एक कॉन्सेप्ट से और एक लिमिट याद रखने से पूरा की पूरा ये चार्ट तुम लोगों को याद हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे इस चार्ट में मैंने लिखा है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, एंड अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, वो डिस्कशन क्या करेंगे मैं तुम लोगों को बता देता हूं। पहला ए एंड बी, एंड सेकंड मैंने बोला है पूरा पूरा टाटा ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप बोल दूंगा, और यहाँ पे भी बोल देता हूँ मैं रिलायंस ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप। ओके डन सर। देन उसके यहाँ पे बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से देख लीजिए आप। पार्टीज टू कॉम्बिनेशन जॉइंटली हैव और एंटरप्राइज आफ्टर मर्जर और अमलगमेशन हैव। ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बोल रहा है। अक्वायरिंग ग्रुप, ओ माय गॉड, यहां पे किसकी बात कर रहा है वो? ग्रुप। या फिर टारगेट जॉइंटली हैव और एंटरप्राइजेस क्रिएटेड आफ्टर मर्जर और अमलगमेशन। यू नो व्हाट, इन दोनों को यदि आप ध्यान से पढ़ो ना तो यहां पे एक चीज समझ में आ रही है, यहां पे इंडिविजुअल ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कंपनी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पूरे के पूरे ग्रुप का कॉम्बिनेशन बन रहा है। पूरे के पूरे ग्रुप का कॉम्बिनेशन बनने का मतलब क्या है कि टाटा ग्रुप ने पूरे के पूरे रिलायंस ग्रुप को अक्वायर कर लिया। मुझे उल्टा बोलना चाहिए, रिलायंस ग्रुप ने पूरे के पूरे टाटा ग्रुप को अक्वायर कर लिया, या रिलायंस ग्रुप ने टाटा की किसी एक एंटरप्राइज को क्या कर लिया? अक्वायर कर लिया है। तो जब कोई पूरा ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को या दूसरे ग्रुप को किसी एक एंटरप्राइजेस को जब अक्वायर करता है, तो वहां पर हम लोगों को ये वाली लिमिट अप्लाई करनी है। और जब किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर हमको यहां पर इस पर्टिकुलर टेबल में आने वाली लिमिट को अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिएगा आप ध्यान से, यहां पे सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? यहां पे हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं। एक जो पूरा की पूरा डिस्कशन चलेगा, इट इज अबाउट व्हाट? एसेट्स। और एक जो दूसरा डिस्कशन चलेगा, इट इज अबाउट व्हाट? टर्नओवर। सुनना ध्यान से, जब भी कोई दो एंटरप्राइजेस है ना, दो एंटरप्राइजेस मतलब अभी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे के पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई दो लोग, मार्केट के दो डोमिनेंट प्लेयर, जब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तो उनका जो टर्नओवर रहेगा ना, वो टर्नओवर भी बहुत जबरदस्त टर्नओवर होगा, और उनकी जो एसेट्स होगी ना, वो उनकी एसेट्स भी छोटी मोटी नहीं होगी, एकदम जबरदस्त एसेट्स होगी। और वो एसेट्स यदि कमीशन द्वारा मेंशन की गई लिमिट को क्रॉस करती है या टच करती है, उसी केस में हमको कमीशन के पास परमिशन लेने जाना है। और यदि दो लोगों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है और इस टेबल में मेंशन लिमिट को यदि वो टच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में उनको कमीशन से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज मार्क माई वर्ड, इस टेबल में लिखी हुई लिमिट को यदि कोई एंटरप्राइज या कोई ग्रुप यदि टच करता है, उसी केस में उसको कमीशन से परमिशन लेने की जरूरत है। और यदि वो उस लिमिट को टच नहीं करता है कॉम्बिनेशन बनाने के बाद भी, तो भी उसको कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब समझना ध्यान से।
एसेट्स टर्नओवर इंडिविजुअल बेसिस पे, एसेट्स ओवर ₹2000, ओवर ₹2000 मतलब यदि मान लीजिए दो कंपनीज थी ए और बी, यदि ए और बी का मर्जर हो जाता है और ए बी लिमिटेड बन जाते हैं ये लोग, और ए बी लिमिटेड बनने के बाद जब इनकी एसेट्स को ज्वाइंट किया जाता है और इनकी जो एसेट्स है वो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, तब जाके आपको किससे परमिशन लेनी है? वहां पे कमीशन से। यदि एसेट्स 2000 से कम है तो हम लोग फिर नेक्स्ट लिमिट को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये वाली लिमिट फुलफिल हो पा रही है क्या। फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लिमिट पे और नेक्स्ट लिमिट रहेगी इट इज अबाउट टर्नओवर, और टर्नओवर अबाउट ₹6000 करोड़। और 6000 करोड़ मतलब क्या कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का दोनों का टर्नओवर मिला के यदि 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हमको क्या करनी पड़ेगी? पहले ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने से पहले हमको सीसीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि टर्नओवर हमारा 6000 या उससे कम है, 6000 करोड़ या उससे कम है, तो हमको सीसीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सीसीआई ने यह माना है कि इस वजह से मार्केट में कोई डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अभी आप केवल और केवल इस टेबल को रीड करना सीखो। इस टेबल को बनाना कैसे है मैं तुमको 5 मिनट में लर्न करवा दूंगा कि इस टेबल को लर्न कैसे करना है। सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो बेसिस पे हम लोगों को लिमिट को चेक करना है। पहला एसेट्स एंड अनदर वन इज टर्नओवर। यदि एसेट्स वाली लिमिट फुलफिल हो जाती है तो हमको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? कमीशन से। लेकिन यदि एसेट्स वाली कंडीशन जो है, लिमिट जो है वो फुलफिल नहीं होती है, तो हम लोग नेक्स्ट लिमिट पे जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, दैट इज अबाउट व्हाट? दैट इज अबाउट टर्नओवर। यदि टर्नओवर की लिमिट फुलफिल हो जाती है तो फिर उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? कमीशन से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर कॉम्बिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और यदि एसेट्स की लिमिट भी टच नहीं हुई, टर्नओवर की लिमिट भी टच नहीं हुई, तो फिर उस केस में हम लोगों को कोई भी परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वहां पर कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने दो लिमिट देखी। दो लिमिट कैसी देखी है? सबसे पहला एसेट्स बेसिस पे कितना देखा है हमने? इंडिविजुअल ए और बी, है ना, ए और बी का मर्जर हो रहा है, तब इंडिविजुअल बेसिस पे हमने लिमिट कितनी देखी? बोले सर एसेट्स जो है वो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। और टर्नओवर जो है, यदि एसेट्स वाली लिमिट फुलफिल नहीं हुई तो फिर हम टर्नओवर वाली लिमिट पे जाएंगे। दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? और टर्नओवर वाली लिमिट पे जब हम लोग जाएंगे तो वो 2000 के बाद, एसेट्स के बाद टर्नओवर कितना है हमारा? 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है सर, अभी हम लोग इसको रीड नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए आपको इसको रीड नहीं करना है। ओके, इस पे ध्यान नहीं देना है। अब इधर आओ। आई एम डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप बेसिस। किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में? ग्रुप बेसिस पे। और जब मैं ग्रुप बेसिस पे डिस्कशन कर रहा हूं, यहाँ पे जो आपका एसेट्स होगा वो होगा 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ग्रुप बेसिस मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। रिलायंस लिमिटेड ने मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, है ना, जो रिलायंस ग्रुप ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलना भी गलत बात है क्योंकि रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ग्रुप ने पूरे के पूरे टाटा ग्रुप को अक्वायर कर लिया, या रिलायंस ग्रुप ने टाटा के किसी एक एंटरप्राइज को अक्वायर किया है, तो उस केस में फिर हम लोग ना वहां पर इंडिविजुअल लिमिट नहीं देखेंगे, फिर हम लोग वहां पे कौन सी लिमिट देखेंगे? ग्रुप बेसिस वाली लिमिट। ठीक है, और ग्रुप बेसिस वाली लिमिट में यहाँ पे एसेट्स कितनी बोली है? 8000 करोड़। क्यों 8000 करोड़? क्योंकि ग्रुप में काफी सारी एसेट्स होती है, छोटी मोटी एसेट्स नहीं होती है। और जो टर्नओवर बोला है वो टर्नओवर कितना बोला है यहाँ पे? 24,000 करोड़। ठीक है, अभी तक मैंने तुम लोगों के सामने 4 लिमिट डिस्कस की है। सबसे पहला, यदि इंडिविजुअल लिमिट पे एसेट्स देखना है ना, देखो जैसा मुझे याद है वैसा आप लोगों को भी याद होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको याद करा दूंगा क्योंकि मेरे सामने जब मैं लिमिट बोल रहा हूँ तो एक पिक्चर इमेजिन कर पा रहा हूँ, एक फिगर इमेजिन कर पा रहा हूँ, वो फिगर मैं आप लोगों को भी यहाँ पर इमेजिन करवा दूंगा। इफ आई एम सेइंग अबाउट एसेट्स इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअल दो एंटरप्राइजेस इंडिविजुअली आकर कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वहां पे जो एसेट्स की लिमिट है वो 2000 करोड़ की। लेकिन ऑन अदर हैंड यदि कोई दो ग्रुप मिलकर आपस में भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो 2000 करोड़ की लिमिट जो है वो ऑटोमेटिकली 8000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाती है। यदि एसेट्स वाली लिमिट फुलफिल नहीं हो पा रही है इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन के केस में, तो फिर मैं चेक करूंगा टर्नओवर वाली लिमिट, और टर्नओवर वाली जो लिमिट है वो लिमिट वहां पे मेंशन की गई है 6000 करोड़ की। बट यदि मान लीजिए दो ग्रुप जो है यदि आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो यहीं पर वो जो 6000 वाली जो लिमिट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी कितने में? 24,000 में। ठीक है, तो अभी तक यदि मैं यहां पर लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक टेबल बना रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए।
इंडिविजुअल, ग्रुप बेसिस। एक टेबल बना रहा हूँ मैं तुम लोगों के सामने। क्या आप मेरे जैसी इतनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? हाँ सर, मिलो बोले कभी क्लास में, फिर हम लोग करके दिखाएंगे। पर्टिकुलर। ओके, देखो मेरे टेबल बनाने की आप आइडिया देखना केवल और केवल। थोड़ा सा अलाइनमेंट इम्प्रॉपर है, बट प्लीज़ आप लोग समझ जाना। वैसे भी काफ़ी सारे बच्चों को पता है कि मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है। सर आप ज़्यादा बात मत करो, आप टेबल बनाओ। ओके सॉरी। वैसे आजकल आप लोग घर पे बैठे बैठे शक्तिमान वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? सर प्लीज़। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन इंडिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ इन इंडिया। यहाँ पे भी लिख देता हूँ आउटसाइड इंडिया। देखो अब ज़बरदस्त होने वाला है एक काम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एसेट्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टर्नओवर। पूरा लिख दूँ क्या? टर्नओवर, एसेट्स एंड टर्नओवर। ओके, देखो अब ये जो टेबल बनेगी ना, ये टेबल एकदम ज़बरदस्त। ये जो यहाँ जो टेबल दी हुई है ना, इस टेबल को जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है एज इट इज़ तुम लोगों के सामने बना के दिखाऊंगा मैं। जल्दी बोलो फटाफट से। इंडिविजुअल लेवल पे यदि कॉम्बिनेशन होता है तो अबव ₹2000 करोड़, ऐसी लिमिट थी ना? ऐसी लिमिट थी। यस सर। ग्रुप बेसिस पे यदि होता है अबव रुपीज 8000 करोड़, अबव ₹8000 करोड़। क्लियरली विजिबल है? मेरी आवाज भी ऑडिएबल है? क्लियर विजिबल है? ओके। और यदि यह लिमिट फुलफिल नहीं हो पाती है तो फिर हमको नेक्स्ट लिमिट को चेक करना है, दैट इज अबाउट टर्नओवर। अबव ₹6000 करोड़, अबव ₹24,000 करोड़। ओ माई गॉड सर, आपने ये टेबल कैसे बना ली? क्या इस टेबल को बनाने का कोई फॉर्मूला है क्या? बता दूं? बता दूं? जब भी आप ऐसे ऐसे जाओगे ना, जब भी आप ऐसे ऐसे जाओगे ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से, है ना? अभी बताऊंगा ऐसे ऐसे जाने का मतलब क्या। और जब भी आप ऐसे ऐसे जाओगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ओ माई गॉड,
सर ये मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कैसे? भाई देख, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जाने का मतलब क्या? जब भी हॉरिजॉन्टली जाओगे ना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और जब भी वर्टिकली देखोगे ना 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सिर्फ पहला फिगर याद करने की जरूरत है, पूरी टेबल ऑटोमेटिकली आप लोग बना पाओगे। सर हाउ कैन यू से? मेरे प्यारे बच्चों प्लीज देखो, मैंने केवल और केवल फोकस किया इस पर्टिकुलर लिमिट पे। मैं घर से याद करके आया था ये पर्टिकुलर लिमिट, और ये पर्टिकुलर लिमिट मुझे ऐसी ध्यान थी कि यदि मान लीजिए कोई दो इंडिविजुअल्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है और वो कॉम्बिनेशन कहां पे हो रहा है? इन इंडिया। तो एसेट्स बेसिस पे मुझे जो लिमिट को आइडेंटिफाई करना है, जो लिमिट मुझे चेक करना है, वो लिमिट है यदि 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की एसेट्स आती है दोनों के मिला के टोटल, तो मुझे पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन से, और यदि ये लिमिट टच नहीं होती है तो मुझे एसेट्स की लिमिट को छोड़ के आगे टर्नओवर पे जाना पड़ेगा, और यदि वो टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस कर देती है 6000 करोड़ के, तब जाके मुझे कंपटीशन कमीशन से परमिशन लेना है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली मेरे कॉम्बिनेशंस को परफॉर्म कर सकता हूं। ये लिमिट मैं याद करके आया था घर से, कौन सी? 2000 करोड़ रुपीस की विथ रिस्पेक्ट टू एसेट्स फॉर इंडिविजुअल। उसी से मैंने ये तीनों लिमिट को आगे डिराइव किया फर्दर। कैसे? जब भी मैं हॉरिजॉन्टली गया तो ग्रुप बेसिस पे मैंने क्या किया, मैंने उसका 4 से मल्टीप्लाई किया, और जब भी मैं वर्टिकल गया तो वर्टिकली मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो, एसेट्स अबाउट 2000 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टर्नओवर की लिमिट आ गई, दैट इज 6000 करोड़। ग्रुप बेसिस पे मैंने बोला कि 8000 करोड़, और मैंने 8000 करोड़ कैसे लाया? 2000 मल्टीप्लाई बाय 4। अरे करके देखो नलायको, ये 4 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आया? 8000। जब मैं हॉरिजॉन्टली गया तो 4 से मल्टीप्लाई, जब मैं वर्टिकली गया तो 3 से मल्टीप्लाई, और यहां पर देखो 6 4 जा 24, या 8 आ गया ना, तो 8 3 जा 8, 8 8 2 16, 8 के 24, यस 8 3 जा 24। दोनों तरफ से LHS इज इक्वल टू RHS। अभी बहुत स्मूथली चल रहा हूँ, एकदम आराम से चल रहा हूँ। एग्जाम में जब हम आते हैं ना, फिर टेबल को याद कर पाना, इसीलिए तुम लोगों के लिए मैं ये ट्रिक लाया हूं बड़ी खोजबीन करके, जिससे कि तुम लोगों के पास ये फिगर्स याद रखने में तुम लोगों को आसानी हो। अभी यदि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किया है केवल और केवल इन इंडिया में। इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किन्हीं भी दो एंटरप्राइजेस के बीच में, तुम लोगों को याद हो अभी फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का क्या हुआ था, यहाँ पर अमलगमेशन हुआ था, है ना, मर्जर हुआ था, सॉरी अमलगमेशन नहीं हुआ था, मर्जर हुआ था फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का। इनफैक्ट वी कैन से कि वो मर्जर भी नहीं था, वो एक तरीके से एक्विजिशन था, टेक ओवर था, कि वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट का टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का जो सबसे जबरदस्त टेक ओवर था वो था टाटा स्टील ने भूषण स्टील का टेक ओवर किया था। टाटा स्टील ने भूषण स्टील का टेक ओवर किया था। टाटा स्टील ने सॉरी टाटा स्टील ने, हाँ आई थिंक टाटा स्टील ने टेस्ला, है ना, टेस्ला करके कंपनी थी, वो टेस्ला का भी क्या किया था, वहां पे एक्विजिशन किया था। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी थी। टाटा मोटर्स ने जैगुआर का एक्विजिशन किया था। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स किसके होते हैं, कॉम्बिनेशंस के। और ऐसा करने से पहले यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन, यदि उन्होंने इस लिमिट को क्या कर दिया है, क्रॉस किया है तो लिमिट क्या है यहाँ पे, पहली लिमिट देखो, इमेजिन करो एसेट्स वाली लिमिट 2000 करोड़, यदि ग्रुप बेसिस पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, 2000 का कितना हुआ, 8000 करोड़। यदि एसेट्स वाली लिमिट फुलफिल नहीं हो रही है किसी भी केस में, तो फिर हम लोग वहां पर कहा जाएंगे टर्नओवर। और टर्नओवर के केस में हम लोग देखेंगे कि यदि इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल बेसिस पे यदि हमको टर्नओवर देखना है तो वहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 6000। और यदि ग्रुप बेसिस पे हो रहा है, पूरे के पूरे एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप का क्या कर लिया है, वहां पे कर लिया है, तो हम लोग 8000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो गया, वहां 24,000 करोड़ से ज्यादा इस लिमिट को क्रॉस किया तो ही हमको कमीशन के पास जाना है, अदरवाइज कमीशन जरूरत नहीं है। अब प्लीज तुम लोग ध्यान से सुनो, प्लीज तुम लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने इन इंडिया वाले का तो डिस्कशन कर लिया। आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है तुम लोग समझना, जिसमें एक या एक से ज्यादा इंटरप्राइजेस कहाँ का होगा, आउटसाइड इंडिया का, पर एक इंटरप्राइजेस जो है, मिनिमम एक इंटरप्राइजेस जो है वो कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ये कहां पे होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। और मर्जर, अमलगमेशन या टेक ओवर या एक्विजिशन आप
किस कंपनी का कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी का, या तो एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है या पूरा की पूरा ग्रुप भी हो सकता है। तो जब वो आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी होगी तो क्या उसके एसेट्स जो होंगे वो रुपीज में होंगे क्या? नहीं सर, वो उनकी करेंसी में, जो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी होगी, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में उनकी एसेट्स होंगे, उनके टर्नओवर होंगे। पर यहां पे यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए सीसीआई ने बोला है कि जब भी कोई ऐसी एंटिटीज या ऐसे इंटरप्राइजेस जिसके साथ आप कॉम्बिनेशन करने जा रहे हो और वो आउटसाइड इंडिया है, तो वहां पर हम उनकी सारी एसेट्स और टर्नओवर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वहां पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको डॉलर में। तो पहले हम लोग इस टेबल में लिमिट देखते हैं, लिमिट कैसी मेंशन करके रखी है। यहां पे इन लोगों ने बोला है, प्लीज ध्यान से देखना, एसेट्स 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 ओवर यूएसडी 1000 मिलियन। ओ माई गॉड, कितने मिलियन यूएसडी का इन्होंने बोला है? 1000 मिलियन यूएसडी, ऑफ विच एटलीस्ट रुपीज 1000 करोड़ इन इंडिया। उसमें से 1000 करोड़ की एसेट्स जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, फिर से ये एक लिमिट में घर से याद करके आऊंगा बच्चों। और जब भी मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। और जब भी मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे मतलब कौन सा? वर्टिकली कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। अप्लाई करके देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एज इट इज आपको यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे जाते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टली जाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। यूएसडी 1000 मिलियन, और 1000 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। और 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब कितना? 1000 मिलियन। ठीक है, आओ इधर, 1000 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये हो गया 4 बिलियन। और एटलीस्ट इन इंडिया कितना होना चाहिए? यहाँ पर भी 1 करोड़। ऐसे ऐसे तो क्रॉस वेरीफाई कर लिया, अब ऐसे ऐसे आओ ना। ये हुआ एसेट्स वाली लिमिट, ये टर्नओवर वाली लिमिट देखो कितना बोला है? टर्नओवर अबव यूएस डॉलर। ओ माय गॉड, इसको रफ करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया? और जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिमिट भी ऑटोमेटिकली 3 की लिमिट। बट बहुत सिंपल है, प्लीज़ आप लोगों को एक लिमिट इंडिया वाली याद करना है और एक लिमिट आउटसाइड इंडिया वाली याद। यदि ये लिमिट आपने याद कर ली और टेबल का सीक्वेंस यदि समझ लिया तो आप एज इट इज़ पूरी की पूरे अमाउंट कर सकते हो। देखो अब मैं ये टेबल आप और हम दोनों साथ साथ बनाएंगे, दोनों साथ साथ बनाएंगे। आउटसाइड इंडिया है, एसेट्स कितनी बोली थी? ये आपको घर से याद करके आना पड़ेगा। उन्होंने बोला था मोर देन, चलो मोर देन की जगह लोग लिखते अबव। अबव, अब यहाँ पे रुपीस नहीं है, अब यहाँ पे डॉलर। कितना? 4000 मिलियन। 4000 मिलियन कितना बोला इन्होंने? 4000 मिलियन। सॉरी 4000 मिलियन नहीं, यहाँ पे इन्होंने बोला है 1000 मिलियन। हाँ मैं वही सोच रहा था, 4000 मिलियन, 1000 मिलियन, आउट ऑफ विच इन इंडिया कितना होना चाहिए? रुपीज 1000 करोड़। रुपीज 1000 करोड़ जो है उतनी एसेट्स कहाँ की होनी चाहिए? इंडियन एंटिटी की होनी। अब जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबव यूएस डॉलर, या तो आई कैन राइट यहाँ पर 4000 मिलियन, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 4 बिलियन। और इन इंडिया कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट रुपीज 1000 करोड़। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब जब वर्टिकल चलूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। टर्नओवर में अबव यूएस डॉलर 3000 मिलियन, आउट ऑफ विच इन इंडिया कितना होना चाहिए? 3000 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या बोल दूंगा? अबव यूएस डॉलर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बिलियन, इन इंडिया में टर्नओवर कितना होना चाहिए? ये टेबल जो है, ये टेबल आपको याद करना है। ये टेबल के पीछे मैंने आपको लॉजिक भी बताया है कि सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा एनालिसिस करने के बाद ये डिराइव किया है कि कोई भी कॉम्बिनेशन यदि होता है और वो कॉम्बिनेशन यदि इस लिमिट के ऊपर जाता है तो मार्केट में उसकी डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट होगी। और डोमिनेंट पोजीशन जब क्रिएट हो रही है तो हम कॉम्बिनेशन करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले उस एंटरप्राइजेस को जो भी कॉम्बिनेशंस में एंटर्ड हो रहे हैं उनको पहले हम लोगों से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। और हम लोगों की परमिशन मिलने के बाद जो कंडीशंस हम लोग इंपोज करेंगे वो कंडीशंस उनको उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट तक क्या करनी पड़ेगी? फुल करनी पड़ेगी।
लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसा एंटरप्राइज जो इस लिमिट को टच नहीं कर रहा है और इस लिमिट से नीचे तक के कॉम्बिनेशंस बना रहा है, तो उन्होंने बोला कि उनको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कमीशन के पास आकर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग बिना परमिशन के क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तुम लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जबरदस्त बात बताता हूं, प्लीज लॉजिकल मैनर में डिस्कशन करो। कंपनीज एक्ट 1956 था, उस कंपनीज एक्ट 1956 में अमल कमीशन के प्रोविजन आपको मिलते थे सेक्शन नंबर 391, 392 से लेके सेक्शन नंबर 399 तक। और वहां पे जब भी आप लोग अमल कमीशन वगैरह करते थे, कहीं पर भी सीसीआई का जिक्र नहीं आता था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ये जो अमल कमीशन के जो प्रोविजन है, ये सेक्शन नंबर 230 से लेकर 240, 230 से लेकर 240 के बीच में तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और जब भी तुम लोग ये प्रोविजन पढ़ोगे तो वहां पे तुम लोग देख पाओगे, वहां पर तुम लोगों को प्रोविजन मिलेगा कि जब भी दो कंपनीज के बीच में अमल कमीशन होता है तो आरओसी उसको तभी अप्रूव करेगा, एनसीएलटी उसको तभी परमिशन देता है, एमसीए उसको तभी अप्रूव करता है जब वो लोग प्रायर अप्रूवल लेके आए हैं किसकी, सीसीआई की। मतलब उन्होंने बोल दिया है कि भाई जब भी कोई दो बड़े एंटरप्राइजेस या दो बड़े ग्रुप्स कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो कॉम्बिनेशन यदि सेक्शन 5 की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो पहले उनको प्रायर परमिशन अक्वायर करनी पड़ेगी, किससे, सीसीआई से। सीसीआई से परमिशन लेके आओ, उसी के बाद हम लोग आपके अमल कमीशन को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो अब पहले 1956 में इस कंपटीशन कमीशन के सेक्शन नंबर 3 को सेक्शन नंबर 5 को सेक्शन नंबर 5 को इतनी प्रायोरिटीज नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, उस सेक्शन नंबर 230 से 240 जो अमल कमीशन के प्रोविजन होते हैं, वहां पर बोला गया है कि यदि सेक्शन नंबर 5 की लिमिट को क्रॉस करके यदि कोई भी अमल कमीशन कर रहे हो तो तुम लोगों को पहले प्रायर परमिशन अक्वायर करनी पड़ेगी कमीशन से, और यदि उनकी परमिशन मिल जाती है उसी के बाद एमसीए जो है वो क्या करेगा, उनके अमल कमीशन को अप्रूव करेगा। ये तो बात हो गई जनरल प्रोविजन की, बट वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। और अब मैं तुम लोगों के साथ देखो एक धमाकेदार प्रोविजन डिस्कस, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहीं पे। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी कोई अच्छी ले लो, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक टाटा ग्रुप, पूरा की पूरा ग्रुप ही ले लो। मान लीजिए टाटा ग्रुप है और वो एक किसी इंडिविजुअल कंपनी है ना, एक अकेली सिंगल कंपनी, कोई ग्रुप वुप नहीं है, इंडिविजुअल कंपनी ए लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है। ठीक है, ए लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है, प्लीज ये प्रोविजन ध्यान से समझ, ए लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है। और जब मैंने टाटा की एसेट्स और टर्नओवर देखे ना, जब मैंने टाटा के एसेट्स और टर्नओवर देखे ना, तो इसकी जो एसेट्स थी ना वो थी रुपीस रुपीस 10,000 करोड़, और जो टर्नओवर था ना वो था 30,000 करोड़। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने ये लिमिट देखी ना, ये लिमिट देखते सहित मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मुझे ना कंपटीशन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज समझना, देखो बड़े लॉजिकल मैनर में मैं तुम लोगों के साथ में प्रोविजन डिस्कस करूंगा, और इसके बाद जब तुम नोट से पढ़ोगे या मॉड्यूल से पढ़ोगे ना, यू आर एबल टू फील कि यार बॉस हमको सब आता है, वहां पे मॉड्यूल पढ़ना केवल जस्ट एन फॉर्मेलिटी। ठीक है, जैसे हमने ये लिमिट को देखा ना, ये दोनों लिमिट को देखते सहित ना हमको लग गया कि यहाँ पे तो पहले हमको सीसीआई की परमिशन लेनी ही पड़ेगी इस कॉम्बिनेशन को करने से पहले, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। बट बट यदि मैं, और जो बच्चे मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं पर्टिकुलरली तुम लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक। ओ माय, मैं पर्टिकुलरली तुम लोगों को ये वाला, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हो। बट जब मैंने ए लिमिटेड की एसेट्स को देखा ना, तो इसकी एसेट्स थी ₹345 और इसका जो टर्नओवर था वो था 970। ठीक है, अब देखना ध्यान, अब देखना ध्यान, यदि मैं इनका टोटल करूँगा, अरे टोटल करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो ऐसी की तैसी, टोटल करने की जरूरत ही नहीं। पहले
इंडिविजुअल वाली लिमिट याद करो आप, इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल लगेगा या ग्रुप लगेगा? एक मिनट, सबसे पहला क्वेश्चन, ये टाटा ग्रुप है ना, कॉन्सेप्चुअली चलूंगा मैं, भले टाइम लग जाए तो चलेगा। ये टाटा ग्रुप है, इंडिविजुअल एक ग्रुप दूसरे इंडिविजुअल अक्वायर कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, एक ग्रुप दूसरे इंडिविजुअल का एक्विजिशन कर रहा है। ग्रुप आ गया ना, एक भी ग्रुप यदि है तो लिमिट इंडिविजुअल वाली नहीं लगेगी, लिमिट कौन सी लगेगी? ग्रुप वाली। और जब मैं ग्रुप वाली लिमिट को देखता हूं, याद आनी चाहिए तुम लोगों को ग्रुप वाली लिमिट, दोनों याद आनी चाहिए, एसेट्स की भी याद आनी चाहिए, टर्नओवर की भी याद आनी चाहिए। बोलो कितनी? ऐसे ऐसे जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ऐसे जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई? बोले सर जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टली जाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्टिकल जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो यहाँ हॉरिजॉन्टली 4 से मल्टीप्लाई, वर्टिकली 3 से मल्टीप्लाई। लिमिट बोले ये वाली लिमिट देखनी, ये वाली लिमिट देखो। एसेट्स कितनी है? 8000 करोड़। टर्नओवर कितना है? 24000 करोड़ से यदि ज्यादा है तो तुमको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहां पे तो दोनों कंपनियों को मिलाने से पहले ही टाटा ग्रुप की जो एसेट्स थी वो कितनी थी? 10,000 करोड़। टाटा ग्रुप का टर्नओवर जो है वो कितना है? 30,000 करोड़ का। अरे हम तो यदि ब्लाइंडली जाए ना तो भी हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने से पहले कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी, बट वो लॉ ही क्या जिसका एक्सेप्शंस ना हो। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यदि कोई एक बड़ा ग्रुप छोटी मोटी कंपनीज का या छोटे मोटे एंटरप्राइजेस को अक्वायर कर रहा है, और बोले छोटा मोटा एंटरप्राइजेस कितना, तो बोले या तो उसका एसेट्स 350 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको कॉम्बिनेशन बनाने से पहले प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा प्रोविजन क्यों? क्योंकि यार वो जो ग्रुप जिस बड़ी जो बड़ा ग्रुप है जिसके पास इतनी सारी एसेट्स है, इतना सारा टर्नओवर है, यदि वो किसी ऐसी एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है ना जिसका एसेट्स और टर्नओवर इस पर्टिकुलर लिमिट से कम है, तो कमीशन बोलता है कि उसकी ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन थी ही नहीं। यदि आपने उस लेस डोमिनेंट एंटिटी को यदि अक्वायर भी कर लिया तो इससे मार्केट में कोई डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट नहीं होगी। मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कब होगी? बोले यदि किसी एंटरप्राइज की एसेट्स या टर्नओवर इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है, और वो पर्टिकुलर लिमिट कितनी है? 350 करोड़ या 1000 करोड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई भी एंटरप्राइजेस या तो इंडिविजुअली या ग्रुप बेसिस पे जब भी किसी ऐसे एंटरप्राइज का एक्विजिशन कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है जिसकी एसेट्स 350 करोड़ से कम है और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है, तो फिर वहां पे आपको एग्जम्पशन है कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने से पहले सीसीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट दी सेक्शन नंबर 5, दैट इज अबाउट व्हाट? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये लिमिट, ये जो एग्जम्पशन है, ये जो एग्जम्पशन मिली आपको सेक्शन नंबर 5 में, इस एग्जम्पशन को भी मैं तुम लोगों के सामने क्लियरली डिफाइन कर पाया हूं। एक बार यहाँ पे देखो क्या बोलता है ये। सबसे पहले तो ये लिमिट वगैरह पूरी की पूरी हो गई है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया, मॉड्यूल में भी मिल जाएगी, मॉड्यूल से भी तुम लोगों को वेरीफाई करवा दूंगा। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? सिंपल है, कंट्रोल मतलब वही है जो आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो। मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, बोले एसेट्स किस दिन की देखना है, और बोले एसेट्स की वैल्यू कौन सी होगी, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू होगी एसेट्स की एज पर लास्ट ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको, उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे। एग्जम्पशन, नॉट मोर देन 350 करोड़ की क्या एसेट्स, और टर्नओवर नॉट मोर देन 1000 करोड़। ठीक है, कब ये नोटिफिकेशन आया था? डेटेड 27 ऑफ मार्च, और कितने सालों तक के लिए आया हुआ है? 5 ईयर्स तक के। तो 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 तक ये जो नोटिफिकेशन है ये काम करेगा। ठीक है, नाउ कम्स टू दी सेक्शन नंबर 6। एंड सेक्शन नंबर 6 लॉजिक समझना पहले। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने सेक्शन नंबर 5 पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ऑल्दो इट विल टेक, सेक्शन नंबर 5 ऑलरेडी मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं, काफी सारा टाइम ले चुका था, ये डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको भी समझा है, कॉम्बिनेशन की सारी लिमिट को भी मैंने तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया है। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे एग्जम्पशंस है, उन एग्जम्पशंस को भी मैंने तुम लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। टेबल को कैसे याद रखना है, वो याद रखने की टेक्निक भी मैंने तुम लोगों को बताई है। जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना, और जब भी हम लोग वर्टिकली जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना। 2 बेसिस पे टेबल बनी है, एक बनी है इंडिविजुअल बेसिस पे और एक बनी है ग्रुप बेसिस पे। फिर इंडिविजुअल और ग्रुप के भी 2 पार्ट है। इंडिविजुअल में 2 पार्ट है, इन इंडिया और एक है आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया होगा तो रुपीस में बात होगी, आउटसाइड इंडिया जब भी होगा तो डॉलर में बात होगी।
फिर जब हम लोग बात करेंगे ग्रुप बेसिस पे भी मैंने 2 पार्ट में डिस्कशन किया है, एक तो इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से वो टेबल याद करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्त गर्मी हो रही है आज, एसी भी काम नहीं कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली रात के न जाने कितने बज चुके हैं, मेरे ख्याल से 3:15 हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। एनीवेज कोई बात नहीं, हम लोग सेक्शन नंबर 6 पे भी आएंगे और सेक्शन नंबर को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तुम लोग देखो सेक्शन नंबर 6 का नाम, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। 1 मिनट, नेम पढ़ो पहले ध्यान से। आई वॉन्ट कि मैं तुम लोगों को कोई भी चीज रट्टा नहीं करवाना है। 25 मार्क्स का वेटेज है इस कॉम्पिटिशन एट का। एंड जब भी सेक्शंस आए तुम लोगों के सामने, सेक्शन नंबर 3 पूरा की पूरा विजुअलाइज होना चाहिए, सेक्शन नंबर 4 पूरा की पूरा 100% विजुअलाइज होना चाहिए, सेक्शन नंबर 5 पूरा की पूरा विजुअलाइज होना चाहिए, सेक्शन नंबर 6 भी ठीक उसी तरीके से विजुअलाइज होना चाहिए। इसीलिए पिछले 5-6 घंटे हम लोग इन्हीं सेक्शन नंबर 6 तक आने में लगा चुके हैं। सेक्शन नंबर 5 कॉम्बिनेशंस पूरा होने के बाद हम लोग आए हैं सेक्शन नंबर 6 जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। दोस्तों रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि सीसीआई के पास जब भी ये कॉम्बिनेशन वाले मैटर आएंगे तो सीसीआई किस तरीके से इस कॉम्बिनेशंस को रेगुलराइज करेगा, किस तरीके से वो इस कॉम्बिनेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर पास करेगा, और किस तरीके से वो इस कॉम्बिनेशंस पे पूरा की पूरा एक ओवरव्यू करेगा और अपनी पैनी नजर से अपनी पूरी 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 वॉचिंग उस कॉम्बिनेशंस पे रखेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे कौन सा सेक्शन आया हुआ है, सेक्शन नंबर 6। और तुम लोग इस सेक्शन नंबर 6 को एक बार इसका नेम पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जिसके थ्रू समझाऊंगा कि सेक्शन नंबर 6 अल्टीमेटली क्या प्रोविजन डिफाइन करता है। पहले आई वांट तुम लोगों के सामने स्क्रीन पे यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 में 3 पॉइंट लगे हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को तुम लोग एक बार ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ तुम लोगों के सामने कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे तुम लोगों को ध्यान देना है। विद इन 30 डेज, आई डोंट नो कहाँ से 30 डेज, 210 डेज, और फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है 7 डेज। ध्यान से पढ़ लो। अभी देखो तुम लोगों के सामने एकदम बवाल होने वाला है, एकदम तूफान तरीके से। डन ना, सेक्शन नंबर 6 देख लिया। बोले हाँ सर 30 दिन के अंदर अंदर उनको इंटीमेट करना है, फिर सीसीआई जो है वो 210 दिन का टाइम लेगा। और बोले बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर बोले ये वाले प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर भी उनको 7 दिनों के अंदर अंदर एक बार केवल इंफॉर्मेशन दे देना है कमीशन को कि हमने ऐसा कर लिया है। ठीक है, बोल लिया आप लोगों ने। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलना। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लो, सेक्शन नंबर 6, रेगुलेशन, और थोड़ा वॉल्यूम एड, रेगुलेशन फॉर कॉम्बिनेशन, रेगुलेशन फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आराम से इत्मीनान से। थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग यदि डिस्टर्ब भी हो तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा ये जो पेंसिल है ये पेंसिल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये मुझे पढ़ाने से रोक रहा है, लेकिन इसको भी पता है और आपको भी पता है कि मैं पढ़ाने से रुकता नहीं, मैं तो पढ़ाते ही रहूँगा। सर प्लीज़ देखो, सबसे पहले
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, जब भी इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन की बात होगी ना, जब भी इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन की बात होगी और जैसे ही डिस्कशन हुआ, जैसे ही इनके बीच में इस कॉम्बिनेशन का कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन होने को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रिगर इवेंट, ट्रिगर इवेंट, ट्रिगर। ट्रिगर इवेंट, जिस दिन इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? या तो कम्युनिकेशन के लिए इनके बोर्ड का अप्रूवल पास होगा या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है। जैसे ही कोई भी कम्युनिकेशन होता है या कोई बोर्ड का अप्रूवल पास होता है या कोई एग्रीमेंट होता है कि विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको सीसीआई के पास जाके आराम से चलूंगा मैं, एकदम आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होता है या बोर्ड अप्रूवल देता है या कोई एग्रीमेंट होता है, तो ये अप्रूवल या एग्रीमेंट होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट मतलब जो भी इन दो लोगों के बीच में कोई डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है, तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? सीसीआई को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जाएगा आपका फॉर्म 1 में। ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किस में जाएगा? फॉर्म 1 में। और सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एप्लीकेशन जाएगी, इस एप्लीकेशन के साथ लगेगी तुम लोगों को फीस। कितने की? ₹15,000, 15 रुपये। नलायकों, कमीशन है वो, छोटे मोटे पैसों से उसका काम नहीं होता है। और डिमांड करेगा यहाँ पे 15 लाख रुपए की फीस। कितनी फीस है यहाँ पे? 15 लाख की। तो जैसे ही आप लोगों के बीच में कोई भी ट्रिगर इवेंट हुआ है और वो ट्रिगर इवेंट होने के बाद आपको कमीशन के पास, यदि वो सेक्शन नंबर 5 की लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया है, आपको लग रहा है कि एसेट्स और टर्नओवर जो है वो उनमें से कोई भी लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है, तो आपको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा कमीशन को। और ये इंटीमेट करोगे आप विद इन 30 डेज, जिस दिन ये ट्रिगर इवेंट हुआ है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 1 में। फीस कितनी होगी? 15 लाख। सर क्या ये फीस रिफंडेबल होगी? कोई रिफंडेबल फीस नहीं है। यदि आपको कॉम्बिनेशन करना है इंडिया में, तो ये कॉम्बिनेशन करने की फीस है, और ये फीस आप किसको पे करोगे? कमीशन को। सर दैट इज ह्यूज। यस, ह्यूज फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है। लेकिन आप एक बार इस लिमिट को भी तो देखो। क्या 2000 करोड़ की एसेट्स, 6000 करोड़ का टर्नओवर, क्या कोई छोटी मोटी कंपनीज के बीच की बात होगी? नहीं। ये देश के वो बड़े बड़े ग्रुप होंगे जिनके लिए ये 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ कोई मैटर नहीं रखते। तो फिर ये 15 लाख रुपए क्या मैटर रखेंगे? 15 लाख रुपए की फीस, कॉम्बिनेशन करना है, यदि वो फायदेमंद है, यदि वो उन लोगों के बिजनेस के लिए फ्रूटफुल है, उससे फ्यूचर में और प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो लोग यहाँ पे 15 लाख रुपए के साथ कॉम्बिनेशन। अब जैसे ही सीसीआई के पास एप्लीकेशन गई, जैसे ही सीसीआई के पास एप्लीकेशन गई, इफ सीसीआई सेटिस्फाइड, यदि सीसीआई सेटिस्फाइड है, ग्रांट परमिशन, ग्रांट परमिशन। और जैसे ही सीसीआई ने परमिशन ग्रांट कर दिया, तो भाई वो जो भी दो इंडिविजुअल से दो ग्रुप है जिनको कॉम्बिनेशन करना है, वो कॉम्बिनेशन अब कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये एप्लीकेशन देने के बाद, इस फॉर्म में एप्लीकेशन देने के बाद, यदि कमीशन को लगता है
कि जब भी इन दो एंटिटीज का या दो ग्रुप्स का यदि कॉम्बिनेशन बन जाता है और इस कॉम्बिनेशन से मार्केट में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन अराइज हो सकता है, सीसीआई को डाउट है, तो सीसीआई फर्दर क्या करेगा यहाँ पर, फर्दर क्या करेगा, फर्दर सीसीआई जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जब भी फर्दर सीसीआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सीसीआई लेगा पूरे के पूरे 210 दिन का टाइम, 210 डेज का टाइम लेगा। और 210 डेज का टाइम कैसे लेगा, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहले 30 डेज एंड देन 180 डेज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले 30 डेज और फिर 180 डेज। इस 30 डेज में वो क्या बोले, एक ओपिनियन देगा। क्या ओपिनियन देगा, ऐसे कॉम्बिनेशन की वजह से, ऐसे कॉम्बिनेशन की वजह से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, AAAC, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन अराइज हो रहा है, तो हम लोगों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तो इसके लिए आप डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से फाइल करो, और वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे आपके फॉर्म 2 में। और इस बार यू हैव टू पे एडिशनल फीस, और एडिशनल फीस टोटल मिला के कितनी फीस होगी, 50 लाख फॉर इन्वेस्टिगेशन। कितनी फीस देनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, 50 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब जो कमीशन है वो डिटेल में क्या करना चाहता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट है। एक बात बता दूं, ये जो 50 लाख रहेंगे में इंक्लूड्स 15 लाख जो कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। मतलब नए पे कितने करना है, नए पे करना है आप केवल और केवल 35 लाख रुपए। और 180 डेज के अंदर अंदर कमीशन जो है वो रिपोर्ट करेगा। और जैसे ही रिपोर्ट करेगा 3 बातें हो सकती, या तो वो आपके कॉम्बिनेशन को कंफर्म कर देगा, या वो आपके कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट कर देगा, यहां पे और लगा देता हूं, या फिर वो कुछ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन। ये 3 बातें हो सकती, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को ये डेज को आइडेंटिफाई करना है। वहां पर मैंने आपको केवल एक मिनिमम एक बेसिक प्रोविजन मेंशन कर दिया था, लेकिन उस बेसिक प्रोविजंस का डिटेल में जो एलिब्रेशन मिलेगा, डिटेल में जो डिस्कशन मिलेगा सेक्शन नंबर 6 में, वो इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोसीजर समझो बेटा, एक बार फिर से सेक्शन नंबर 6 को प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 6 किसकी बात करता है, रेगुलेशन फॉर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को रेगुलराइज करने की बात करता है। जैसे ही आपका वो ट्रिगर इवेंट मतलब क्या, कि जो भी दो एंटिटीज या दो ग्रुप के बीच में जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनाने की बात चल रही है, या तो कोई बोर्ड के थ्रू अप्रूवल हुआ या कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसके विदिन 30 डेज के अंदर अंदर आपको सीसीआई को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म 1 में, और यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी आपको कितने रुपए की, 15 लाख रुपए की। यदि सीसीआई सेटिस्फाइड है तो वो डायरेक्टली आपको परमिशन ग्रांट कर देगा, लेकिन यदि सीसीआई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको बोलेगा, 30 डेज के अंदर अंदर आपको बोलेगा कि जिस दिन उसने ये नोटिफिकेशन इशू किया है कि हम लोग आपके कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन इशू करने के विदिन 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिटेल में सारी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय सीसीआई, वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वो आपको देना पड़ेगी यहाँ पे फॉर्म 2 में, और उसके साथ में आप फीस लगेगी आपको 50 लाख। ऑलरेडी पहले 15 लाख रुपए दे चुके थे, अब एडिशनली आपको केवल और केवल 35 लाख रुपए और देना है फॉर इन्वेस्टिगेशन। और 180 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देगा सीसीआई, और उस रिपोर्ट में 3 बातें हो सकती है, या तो वो आपके कॉम्बिनेशन को कंफर्म कर देगा, या वो आपके कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट कर देगा, या वो आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। तो जो भी उसका डिसीजन रहेगा वो डिसीजन आपके ऊपर फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। और सीसीआई जब भी इस पीरियड में जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, वो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट देगा, और वो एडवर्टीजमेंट देगा इन फॉर्म नंबर 4।
फॉर्म नंबर 4 में वो ये एडवर्टीजमेंट देगा कि भाई इन दो कंपनीज के बीच में, दो एंटरप्राइजेस के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं विद कमीशन। तो देखो सबसे पहले 1 में क्या हुआ, 1 में हम लोगों ने जैसे हमारा वो ट्रिगर इवेंट था, ट्रिगर इवेंट के बाद में क्या करी, हमने एप्लीकेशन दी। फॉर्म नंबर 2 में क्या होगा, जो भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, वो हम लोग कमीशन को प्रोवाइड कराएंगे। फॉर्म नंबर 3 अभी नहीं है, फॉर्म नंबर 3 में तुम लोगों को बताऊंगा कहां पे लगने वाला है। डायरेक्टली फॉर्म नंबर 4 पे आओ। फॉर्म नंबर 4 पे कमीशन जो है वो एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करेगा कि यदि ऐसे कॉम्बिनेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके ऑब्जेक्शन इनवाइटेबल है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो ये हमारा पूरा की पूरा एक सेक्शन नंबर 6 है। लेकिन अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। और आओ हम लोग वो एक्सेप्शन को देखते हैं, और वो एक्सेप्शन है आपके सामने यहां। सेक्शन नंबर 6 इज नॉट एप्लीकेबल वेयर शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय, ये कॉम्बिनेशन वगैरह किसके थ्रू हो रहे हैं, बाय एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, वेंचर कैपिटल फंड, इन लोगों के बीच में यदि कोई भी कॉम्बिनेशन वगैरह हो रहा है और वो जो लिमिट्स है हमारी सेक्शन नंबर 5 वाली, यदि वो क्रॉस भी हो रही है तो इन लोगों को सीसीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा करने के विदिन 7 डेज के अंदर अंदर इनको एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फाइल कर देना है, और वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म कौन सा, आपका फॉर्म नंबर 3। तो इस तरीके से सेक्शन नंबर 6 भी हम लोगों का पूरा की पूरा यहाँ पर है। वी हैड डन सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। काफी डिटेल में हम लोग इन सारे सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। काफी डिटेल में हम लोगों ने एक एक चीज को बारीकी से एनालाइज किया है। एंड होपफुली बच्चों 25 मार्क्स की बात है तो आप लोगों को भी डिटेल में डिस्कशन करना है। एक बार हम लोग आपके स्टडी मटेरियल पे भी देख लेते हैं कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स देके रखे हैं और हम लोगों ने यहाँ से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल, दिस इज अबाउट, आपको डायरेक्टली आ जाना है। वो जो इनिशियल पेजेस है वो इनिशियल पेजेस को मैं बाद में कवर करवाऊंगा। सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4, 5, 6 पढ़ा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 3 को देखते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 253, पेज नंबर 253, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। और यहाँ पे ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है इसको डिफाइन किया है इन लोगों ने। बिड रिगिंग ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, जिसको हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोला है हमने। ये टाइन एग्रीमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन करके रखी है, हमने भी हमारे नोट्स में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। ये यहाँ पे तुम लोगों को याद हो कि इसको हम लोग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, एक्सेप्शंस था। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि जॉइंट वेंचर हुआ है, याद करो वो एग्जांपल जो मैंने पिज्जा हट और पेप्सी का लिया था। और साथ ही साथ मैंने आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, चूंकि लिमिटेड पीरियड के लिए होता है इसके लिए, इसलिए इसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स नहीं मानेंगे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अभी याद आ रही है इनको, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे काफी सारी चीजें इन्होंने मेंशन नहीं करके रखी है जो कि हमने हमारे नोट्स में मेंशन करके रखा है, लाइक हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 3 को भी हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस करके रखा हुआ है। सेक्शन नंबर 4 अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, ये डिफाइन किया था कि डोमिनेंट पोजीशन क्या है, एज इट इज आपको ये मॉड्यूल में मिलेगा। रेलेवेंट मार्केट क्या होता है, 2R की डेफिनेशन में तुम लोगों के साथ में जब सेक्शन नंबर 2 डिस्कस करूंगा वहां पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ये 5-6 पॉइंट्स जो थे ये आपके नोट्स में देखो, प्रीडेटरी प्राइस, अनफेयर कंडीशंस, क्रिएटिंग बैरियर्स, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। इनफैक्ट यहाँ पर वो 13 पॉइंट्स मेंशन नहीं करके रखे, लेकिन आईसीएसआई एग्जाम में 5 से 7 बार वो 13 पॉइंट पूछ चुका है, इसलिए मैंने तुम लोगों के साथ में वो नोट्स में मेंशन करके रखे हुए कि हाउ टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट पोजीशन। कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, नोट्स में एज इट इज दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये लिमिट देखो तुम लोग देख पाओगे कि एंटरप्राइज लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल मतलब ग्रुप बेसिस पे एकदम अनसिस्टमेटिक टेबल दी हुई है। इस टेबल को मैंने अपने नोट्स में एकदम सिस्टमेटिकली आप लोगों के सामने वहां पे रखा हुआ है। इंक्रीज्ड इन थ्रेशोल्ड ऑफ डी मिनिमाइज एग्जम्पशंस, मैंने बोला था ना कि यदि कोई बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर का क्या करता है, यहाँ पे छोटे प्लेयर के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाता है, उसके साथ मर्जर करता है, और यदि उसकी एसेट्स या टर्नओवर
इस पर्टिकुलर लिमिट से कम है तो फिर उस केस में यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे ये टारगेट एंटरप्राइज लिखा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर अक्वायर कर रहे हैं। ग्रुप की डेफिनेशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सेक्शन नंबर 6। अभी तुम लोगों के साथ मैंने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट सेक्शन नंबर 6, और सेक्शन नंबर 6 में 30 डेज, फिर 30 डेज, फिर 180 डेज, इन शॉर्ट वी कैन से 30 डेज और 210 डेज। ठीक है, तो पहले 30 डेज तो वो ट्रिगर इवेंट वाला था जहां पे फॉर्म 1 लगेगा विथ 15 लाख की फीस। फिर यदि आपने कमीशन के पास फाइल किया और कमीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, उसको लगता है कि यहां पर डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज हो सकता है, तो वो आपको एक ऑर्डर देगा फॉर इन्वेस्टिगेशन, और जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी, उसके पास में फाइल करनी पड़ेगी। और टोटल फीस जो लगेगी अब यहाँ पे वो 50 लाख लगेगी, इंक्लूडिंग वो 15 लाख रुपए को आप इंक्लूड मान लेना, तो आपको 35 लाख रुपए नए देने पड़ेंगे। फॉर्म 2 में आप सारी डिटेल वहां पर दोगे। सीसीआई जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद एक एडवर्टीजमेंट देगा इन फॉर्म 4, फॉर्म 3 नहीं, फॉर्म 3 तो वो एक्सेप्शन के लिए लगेगा, जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह इन लोगों के लिए था। 7 दिन के अंदर अंदर सीसीआई को बता देंगे कि सीसीआई जी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कर लिया है बिना आपकी परमिशन के, क्योंकि हम लोग वहां पर एग्जाम्पशन में कवर होते थे। एंड दिस इज अबाउट, यहाँ पे पूरा की पूरा सेक्शन नंबर 6 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 6 वगैरह के बारे में तुम लोग देख पाओगे। ये एग्जाम्पशंस की जो लिमिट थी, एग्जाम्पशंस की लिमिट को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यारों, भाइयों और बहनों, आईसीएसआई ने जितना भी दिया हुआ है उतना हम लोगों ने कवर किया है, और जो आईसीएसआई ने नहीं दिया है उससे ज़्यादा मैं तुम लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, क्योंकि 25 मार्क्स है। जिस जिस डायरेक्शन में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ उस डायरेक्शन में पढ़ना, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे, कुछ भी यहाँ से स्किप नहीं करेंगे। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम बेसिस पे भी देख रहे हो, और आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हो। ठीक है, सो गुड नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।